जिस मैराथन का आप इंतज़ार कर रहे थे वो मैराथन आपके लिए स्टार्ट कर चुका हूँ। और आज जो मैराथन हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हिंदी के लिए, यानी पूरा का पूरा हिंदी कंप्लीट कर देंगे चैप्टर वाइज। और जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो बिहार पुलिस का हो या फिर दरोगा का हो। मैं दोनों पेपर एक साथ देख रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इसका PDF तुरंत आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के अंदर। आप देख सकते हैं ये आपका जो है यूथ कंपटीशन का है। तो हम लोग जो देखने वाले हैं चैप्टर के अंदर, हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो हिंदी में हम लोग बात करने वाले हैं वर्णमाला का, उसके बाद समास करेंगे, संधि करेंगे, लोकोक्ति है, वाक्यांश है और वर्तनी है, लिंग है, वचन है, कारक है, उपसर्ग प्रत्यय है, संज्ञा से संबंधित है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, कुछ रचना और उनके रचनाकार हैं, कुछ पुरस्कार हैं और कुछ विविध हैं। और इस प्रकार से टोटल हम लोग जो हैं ख़त्म कर देंगे हिंदी को और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट मैराथन पे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हिंदी का मैराथन है। तो पहला चैप्टर आप देख सकते हैं हिंदी का, यहाँ पे आपका वर्णमाला टॉपिक है और इस टॉपिक में जितने भी आपका MCQ बने हुए हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन है ईर्ष्या का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप देख सकते हैं नीचे आपका कौन सा एग्ज़ाम में आया था ये भी पूछा गया, ये भी आपको दे रखा है। ये कांस्टेबल है और उसके बाद SI, दोनों का मिक्स इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मैराथन को। अगर दिल में हो जुनून की इस बार वर्दी लेना है, चाहे वो दरोगा का हो या फिर आपका बिहार पुलिस का हो, तो इस पूरे मैराथन को देख कर जाना और वीडियो के लास्ट में हमें ज़रूर बताना कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिसने कि पूरा का पूरा मैराथन को कंप्लीट किया है। इसी तरह से मैं सारे मैराथन आपको कराने वाला हूं। जब तक कि आप सिलेक्शन ना ले लो तब तक मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो चलिए आज के मैराथन को हम स्टार्ट करते हैं और किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। लेट से ही सही लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ये बातें बार बार नहीं बोलूँगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मैराथन को। पहला सवाल है आपके सामने कि अर्थों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। तो अर्थों का सार्थक समूह की अगर मैं बात करूं तो इसको क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद आपसे पूछा है कि जो अ होता है वो क्या है, तो आपको पता है, आप सभी को पता है कि अ जो होता है एक स्वर वर्ण होता है। इसके बाद स्वर वर्ण की जो संख्या होती है वो टोटल 11 होती है, ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और अ का जो उच्चारण स्थान होता है ये आपका कंठ से होता है, अ हो गया, आ हो गया। इसके अलावा पूरा का पूरा जो क वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से, तो आपका कंठ से होता है। आगे देखते हैं प व्यंजन वन का उच्चारण स्थान क्या है, तो पूरा का पूरा जो प फ ब व यानी प का फैमिली है, यानी उसको कहते हैं प वर्ग। तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका ओष्ठ होता है। सो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है आपको यहाँ पे टेबल। कंठ से किसका होता है, तो आ हो गया और पूरा का पूरा क फैमिली, फिर तालु से होता है हर्षई दीर्घई, फिर पूरा च का फैमिली, मूर्धा से री होता है और ट का फैमिली, दंत से आपका री होता है, उसके बाद त का फैमिली, ओष्ठ से ऊ होता है, फिर आपका प का फैमिली, नाक से जो होने वाला होता है आपका होता है अंग, अंग, मूर्धन्य न, इसके बाद दंत न, इसके बाद है आपका म, और दांत और ओष्ठ दोनों से होता है वो होता है आपका म, वह होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर को छांटना है, तो इनमें से सही कौन सा है, तो शयनागार हैं, कातर हैं, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय क्या होता है। तो आपको शयनागार कातर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यौगिक रूढ़ और योग रूढ़। रूढ़ वैसे शब्द होते हैं जिनका कि सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको अब आप तोड़ नहीं सकते हैं। और यौगिक वैसे शब्द होते हैं जिनको कि आप सार्थक शब्दों में उसको तोड़ सकते हैं। और योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने उसका जब खंड खंड करेंगे तो फिर वो क्या करते हैं कि अपना अर्थ छोड़ के कोई एक विशेष अर्थ ले लेते हैं। उल्टा बोल गया मैं, यानी उसका खंड खंड में कुछ और अर्थ होता है, लेकिन जब आप उस दोनों खंड को मिलाएंगे तो जो बनने वाला शब्द होगा एक नया अर्थ ले लेता है वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है कि निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रेलगाड़ी, जो कि आपका दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं संकर शब्द कहते हैं।
रेल जो कि अंग्रेजी शब्द है, जबकि गाड़ी है आपका हिंदी शब्द है, तो इसमें दो भाषा मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सा होती है? कंठ से हम लोगों ने कौन सा देखा था? तो पूरा का पूरा क वर्ग को देखा हुआ था और आ को देखा हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क वर्ग कहाँ पे है, तो ये रहा आपका। बाकी भी आपको पता होना चाहिए, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। त का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो त का उच्चारण स्थान की अगर मैं बात करूँ तो ये दांत से होता है। जब भी आप त को बोलेंगे तो बिना दांत के मदद के आप नहीं बोल पाएंगे। और इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन है, बिहार दरोगा का प्री का भी क्वेश्चन है और मेंस का भी क्वेश्चन है, और साथ ही साथ आपका बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन है। सो आप सभी इसको मैराथन को कंप्लीट करके जाइएगा, और इसके बाद आपको जीवन में कभी भी हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो है औरों से स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, कम समय के अंदर पूरा का पूरा चीज़ें कवर करने के पीछे लग रहे हैं। तो आप इस तरह से पढ़ो ताकि एक बार में आपका सलेक्शन हो जाए। बाकी पढ़ने के लिए तो पूरा का पूरा दुनिया पड़ा हुआ है। और मैंने आपको ज्ञान बिंदु सर का सेट कराना बंद कर दिया, वो ऐसा इसलिए कि उनके सेट के अंदर ढेर सारी गलतियां दे रखा है, और मैं वीडियो बनाने के क्रम में वो चीज़ ध्यान नहीं रख पाता हूं, तो इस कारण मैंने सेट को बंद कर दिया। तो बाकी अब आप मैराथन लगाओ। जो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो आप हमारी इस मैराथन को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आप जो है बहुत कम समय में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। अगला सवाल है आपसे कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? बात किया है व्यंजन वर्ण की, ध्यान रखिएगा, ना कि स्वर की संख्या कितनी थी, वो 11 थी, हम लोगों ने देखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 33। इसमें जितना भी आंसर कराया गया ये आपका बिहार दरोगा के द्वारा यही आंसर कराया गया है। सो आप सभी परेशान मत होइएगा, अगर ये 33 करा रहा है तो आपको 33 ही लगाना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसको कहते हैं यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, यानी जिसका खंड करने पे क्या निकले, अर्थ निकले, तो इसको यौगिक बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो रूढ़ होते हैं इसका खंड बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। यौगिक का अगर उदाहरण ले तो जैसे पुस्तकालय हो गया, तो इसको क्या लिखते हैं? तो पुस्तक जोड़ आलय लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण है? अल्प प्राण की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक फैमिली का पहला और तीसरा जो होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। जबकि दूसरा और चौथा जो होता है वो आपका महाप्राण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कोमल तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, च, छ, ज, झ। इसके बाद है एशिया का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो इसका अगर मैं बात करूं ईर्ष्या का, तो ईर्ष्या को जब आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बड़ी ई, उसके बाद र, उसके बाद दंत श, या, और उसके बाद आ। तो तोड़ने के बाद आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आपका व्यंजन संधि के उदाहरण है? तो व्यंजन संधि के उदाहरण आपका उत जोड़ ला, सम जोड़ गम, सम जोड़ भावना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अंशुमाला का समास विग्रह कौन सा होगा, और साथ ही साथ बताना है कि ये कौन सा समास है। अंशुमाला की अगर मैं बात करूं तो अंशु है माला जिसकी, तो ये हो जाएगा इसका समास विग्रह, और ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। सो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला अच्छा, बहुव्रीहि समास किसको कहते हैं? तो एक ऐसा समास जिसका ना तो उत्तर पद प्रधान होता है ना ही पूर्व पद प्रधान होता है। ये क्या करता है? कोई विशेष अर्थ को धारण करता है, तो वैसे समास को क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं दशानन, तो दिमाग में आपका एक चित्र तुरंत आ जाता है रावण का। तो इस तरह का जो समास होता है वो आपका बहुव्रीहि समास होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि धात्री प्लस अंश और नौ प्लस इक की सही संधि क्या होगी? तो धात्री प्लस अंश, तो ये तो धात्रंश हो जाएगा, और नौ प्लस इक आपका नाविक हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कपीस और सचिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कपीस का हो जाएगा कपी जोड़ इस, यानी ऑप्शन यहाँ पे अगर देखें तो आपका कौन सा? बी। उसके बाद सचिंद्र की अगर मैं बात करूँ तो सची जोड़ इंद्र होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। बी के जगह आप यहाँ पे सी कर लीजिएगा। सचिंद्र का हर्षिकार नहीं आएगा, आपका दीर्घिकार की मात्रा आएगा। सो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पाठशाला, पाठ प्लस शाला बराबर पाठशाला के मेल को क्या कहेंगे? तो इसको संधि कहते हैं। आगे है, अगर यही समास होता तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कि पाठ के लिए शाला,
तो यानी पढ़ाई के लिए जगह या पढ़ाई के लिए घर, उसको कहते हैं समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें ना तो उत्तर पद प्रधान होता है और ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो जित प्लस इंद्रिय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो युद्ध में स्थिर रहने वाला, यानी युद्ध प्लस स्थिर। ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभी तो आपका चैप्टर 1 ही चल रहा है। इस तरह से टोटल मैं आपको 12 चैप्टर कराने वाला हूं। सो पैसेंस रखिए और अपने अंदर का मोटिवेशन को जगा के रखिए ताकि इस पूरे मैराथन को आप कंप्लीट करके जाओ। माली मालिन में समास कौन सा है, तो इसके अंदर है आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है देवोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो देवोक्त शब्द की अगर मैं बात करूँ तो देव प्लस उक्त, यानी देवोक्त नियम आप करेगा वेदोक्त है, तो वेद प्लस उक्त यानी वेद में कहा गया। ऑप्शन कौन सा, तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो नई मंत्रिमंडल आपका गठित हुआ है 18वीं लोकसभा का, मैं उसका आपको पूरा का पूरा MCQ कराने वाला हूँ। जैसे ही आपका मंत्रिमंडल घोषित हो जाएगा मैं पूरा का पूरा आपको MCQ करा दूंगा। जो नया मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्रिमंडल, मैं पूरी तरह से आपको याद करा दूंगा। सो आप सभी उस वीडियो का मेरा इंतजार करिएगा और सब लोग उसको देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इति जोड़ आदि। ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। संधि विच्छेद को आप जब भी पढ़ो ना तो इत्यादि मत बोलो, यानी संधि विच्छेद वाला जो शब्द है या कोई भी शब्द आपको मिलता है सामने में, तो आप उसको इस तरह से मत पढ़ो। जैसे इत्यादि लिखा है तो ऐसे मत पढ़ो, क्या पढ़ो, इति आदि। मतलब आप तोड़ के ऑलरेडी पढ़ो उसको, तो आपको आदत लग जाएगा संधि विच्छेद, आपको ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा। क्या पढ़ना है, इति आदि हो गया, इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, पता है, जब भी शब्द मिले ना सुआगत, तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको एक तरीका बताया, मैंने खुद इस तरह से किया और मुझे कभी टेंशन नहीं होता इन सभी बातों के लिए कि भाई संधि विच्छेद पढ़ना है, समास पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, फलना पढ़ना है, डिमका पढ़ना है। बिल्कुल कभी टेंशन नहीं होता है और रिलैक्स रहता हूँ। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह मैं पढ़ता हूँ, खुद को कंफर्ट फील करता हूँ, वैसा ही आप करो। आगे देखते हैं, अगला महोत्सव का अर्थ क्या होता है। अगर संधि विच्छेद की बात करूं तो महाजोड़ उत्सव हो जाएगा, और अगर इसका अर्थ की बात करूं तो महान है जो उत्सव, ये हो जाएगा आपका महोत्सव। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाजोड़ ऋषि। ऑप्शन कौन सा, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। महान मत बोलिएगा, गलत हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण बताने कि कौन सा यहाँ पे द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास है आपका दीन और हीन हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। यथाशक्ति की अगर मैं बात करूँ तो कर्मधारय हो जाएगा। पीताम्बर की बात करूँ तो ये कर्मधारय भी होते हैं और बहुब्रीहि भी होते हैं। त्रिफाला की बात करूँ तो इसमें आपका जो है द्विगु समास आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, चयन शब्द में संधि के सही नाम बताना है। तो चयन शब्द में इसका अगर मैं बात करूं कि क्या होता है संधि विच्छेद, तो चे जोड़ अन होता है। तो अब इसमें जो संधि है आपका ये है आयादी संधि। कौन सा, आयादी। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि भर पेट में कौन सा समास है। भर पेट में जो आपका है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगत जोड़ इस, जगदीश में आपका व्यंजन संधि है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सत्य जोड़ कर्म यानी अच्छी कर्म, तो सत्य जोड़ कर्म कहाँ पे है, तो भाई ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपसे दही बड़ा में कौन सा समास है। तो दही बड़ा में अगर है तो ये है आपका तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। दही में डूबा हुआ बाड़ा, तो ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। आप क्या करो कि 2 से 3 शब्द जो हैं आप इसका याद रख लो और आपका काम हमेशा हर एक एग्ज़ाम के लिए ईजी हो जाएगा। जैसे एक हो गया आपका आजीवन हो गया, उसके बाद हाथों हाथ हो गया, रातों रात हो गया, उसके बाद आजीवन है, प्रतिदिन है, यथाशक्ति है। आप ये 3 समास देखो, यहाँ पे 3 शब्द हैं, इस तीनों शब्द को रट्टा मार जाओ और अव्ययी भाव समास हमेशा लगाते जाना। आपको किसी न किसी एग्जाम में ये तीनों में से कोई एक वर्ड दिखता ही रहेगा। आजीवन हो गया, प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया, दिखते रहेगा आपको। इसके बाद है निम्नलिखित में से भारत तेंदु की सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो भारत प्लस इंदु, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला
चैप्टर देखते हैं। ये दूसरा चैप्टर आपका कौन सा, तो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। हम लोग कितना जल्दी दो चैप्टर ख़त्म कर लिए पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से पहला सवाल है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा, तो इसके लिए होता है बीड़ा उठाना। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि आ बैल डैश, इसके जगह क्या आएगा। तो अब आप सुने हैं, हमें पता है आप आंसर कर पा रहे हो, और अगर आप नहीं भी पढ़े हो ना जीवन में, पहली बार अगर पढ़ रहे हो इस वर्ड को, तो फिर भी आप आंसर मार दोगे। जैसे आ बैल खेत जोत, ऐसा तो आपने सुना नहीं। आ बैल चारा खा, ऐसा भी नहीं। आ बैल मुझे मार, हाँ ये थोड़ा सूट करता है और थोड़ा सा फनी भी लगता है, लेकिन ये रियलिटी है कि यही आपका क्या है, लोकोक्ति है। तो आ बैल मुझे मार, ऑप्शन कौन सा, सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी खुद खतरा मोल लेना, जानबूझकर खतरा मोल लेना, इसको कहते हैं आप क्या, आ बैल मुझे मार। बहती गंगा में हाथ धोना, बहुत बार आप इसको यूज़ किए हैं। तो बहती गंगा में हाथ धोने इसका मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अभी 18वीं लोकसभा का आपका मंत्रिमंडल बंटवारा होना है, तो आप इसमें देख लेना कि जितने भी मंत्री हैं वो क्या करेंगे, बहती गंगा में हाथ धोएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपसे कि भागीरथ प्रयास, मुहावरे के लिए उचित अर्थ क्या होगा। भागीरथ प्रयास का मतलब होता है असाधारण प्रयास होना। ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सूरज को दीपक दिखाना, इसका क्या अर्थ होता है। तो सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ होता है आपका प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। यानी सूरज तो ऑलरेडी क्या है, पहले से फेमस है, आप उसको दीपक दिखा रहे हैं, तो ये कहें तो एक निरर्थक प्रयास होता है। सो ऑप्शन हमारा तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आसमान टूट पड़ना, इसका अर्थ क्या होता है। तो आसमान टूट पड़ना, इसका जो अर्थ होता है ये होता है आपका मुसीबत आना। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई बड़ा सवाल तो है नहीं। तू डाल डाल में पात पात, इसका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा ये बताना है। यानी तू डाल डाल में पात पात, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्या होना, चालाक होना। तो एक से बढ़कर एक चालाक होना, पेड़ों पर चढ़कर खेलना, नहीं इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन ए ही राइट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल है कि घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है लज्जित होना, यानी शर्मिंदा होना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि आगे डैश पीछे खाई। तो बड़ा ही सिंपल सवाल हो गया भाई। अरे आप थोड़ा सा मेहनत करो यार, मेरे लिए सब्सक्राइब कर दो। मैं इतना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो एक छोटा सा तो मेहनत कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक बार शेयर तो कर सकते हो यार। क्या मेरे से क्या दुश्मनी है आपको, थोड़ा सा निभाओ, दोस्ती यारी दिखाओ यार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि तो यहाँ पे आंसर की अगर मैं बात करूँ तो आगे क्या, आगे कुआं और पीछे खाई। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो चलिए जो बहुत अच्छा जानता है उसको क्या कहते हैं। यानी चौथे चैप्टर की हम लोग और आ चुके हैं हम लोग। तो जो बहुत अच्छा जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसको कहते हैं बहुज्ञ। जो बहुत अच्छा जानता हो, यानी बहुत अच्छा मतलब अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहा, जो ज़्यादा जानता हो यानी अच्छा खासा नॉलेज है उसके पास, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो उसको बहुज्ञ कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि अच्छा बहुदर्शी होता है आपका बहुत कुछ देखने वाला, और बहुरूपिया होता है अनेक रूप धारण करने वाला। आगे है जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसको कहते हैं दुर्लभ, ठीक है। लभ का मतलब होता है आपका प्राप्त करना। लव नहीं बोल रहा है, LOVE नहीं बोल रहा है, यानी इंग्लिश वाला वर्ड मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग कितने ज़्यादा चालाक हो, तो मैं यहाँ पे लभ की बात कर रहा हूँ। तो ये लभ का मतलब होता है प्राप्त करना। तो दुर्लभ मतलब हो गया जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। दुर्गम मतलब होता है जहाँ पे जाना बहुत कठिन हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। तो वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता, उसको क्या कहते हैं। अच्छा, आपने कभी सुना है इसका, शीत युद्ध का नाम सुना है। अगर नहीं सुना है तो अभी तो मैंने सुना है आपको शीत युद्ध। अरे शीत युद्ध जो होता है ना, वो आपका क्या होता है कि युद्ध ही होता है, लेकिन जैसे मान के चलो कि मैं और आप युद्ध कर रहे हैं, भगवान न करे कभी हम दोनों युद्ध करें आपस में, कभी हम दोनों युद्ध कर रहे हैं, लेकिन आपस में कोई किसी को बोल ना रहे ना, तो आपस में कोई आमने सामने कभी हो रहे हैं, लेकिन हम दोनों के कारण जो है बहुत लोग आपस में लड़ जा रहे हैं। तो इस तरह के जो युद्ध होते हैं उसको शीत युद्ध कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के इतिहास के अंदर बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि शीत युद्ध का उदाहरण है। जैसे अमेरिका का उदाहरण है, उसके बाद ये आपका रसिया का उदाहरण है। इसके यानी अमेरिका रसिया के कारण बहुत सारे देश जो हैं बर्बाद हो गए, जबकि अमेरिका रसिया अपनी जगह ही स्थिर थे,
चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आजाद शत्रु। ऑप्शन कौन सा? यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला उसको क्या कहते हैं? नाम सुने हैं अपव्ययी, तो अपव्ययी कहते हैं उसको। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता। ऑप्शन कौन सा? यहाँ तो सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हैं कि बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? यानी एक होता है आपका अनावृष्टि, एक होता है आपका अतिवृष्टि। अति का मतलब तो समझ में आता है बहुत ज़्यादा, तो अतिवृष्टि तो होना नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनावृष्टि। और आप कह सकते हैं कि अल्पवृष्टि भैया हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो वर्षा शब्द होता है ना उसके लिए उसके साथ में अल्प का यूज़ नहीं होता है, इसी कारण जो है आपका ये नहीं होगा। तो अनावृष्टि हो जाएगा आपका कम वर्षा होना, और उसके बाद है अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक वर्षा होना है। चलिए आगे हैं, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसको कहते हैं निर्मम कहते हैं, यानी जिसके अंदर ममता ना हो निर्मम हो जाएगा। और जिसके अंदर दया ना हो तो वो निर्दय हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, जो कम बोलता उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसको कहते हैं मितभाषी। और जो बहुत अधिक बोलता उसको क्या कहते हैं? तो उसको वाचाल कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी आपका पूछा हुआ है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना वो चीज़ क्या कहलाता है? तो यहाँ पे इसको अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अतुलनीय मतलब हो गया आपका जिसका तुलना ना की जा सके। उसके बाद है आपका अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके। अनुमोदन होता है कि प्रक्रिया जिसमें किसी प्रस्ताव को सहमति दी जाती है, तो अनुमोदन हो गया। कुलंगार, इसके लिए उचित शब्द बताना है कि क्या आएगा? तो कुलंगार को कहते हैं अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति क्या होता है? कुलंगार होता है। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने अपने मम्मी वगैरह से ये सुना भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, किस किस ने सुना है ये वाला शब्द अपने मम्मी पापा से, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। इसके बाद है कि सत अवधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा होगा? तो यहाँ पे सत्य का मतलब क्या होता है? आपका 100 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 100 तो आना ही है। तो एक साथ 100 बातें याद रखने वाला जो होता है आपका उसको क्या कहते हैं? सत अवधानी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और शतायु जो होता है वो क्या होता है? तो ये होता है आपका 100 वर्षों की आयु वाला है। आताताई क्या होता है? तो आतताई जो होता है, आताताई नहीं है। सबसे पहले तो ये पढ़ना गलती मत कीजिए क्योंकि एसएससी जीडी में पूछा जाता है आपका इसका वर्तनी। तो आतताई होता है। तो आतताई जो होता है जो अत्याचार करता है। आप सुनते भी होंगे बड़ी अताई है ये लड़का, ऐसे ऐसे शब्द आपने सुना भी होगा, तो उसी शब्द से ये बना हुआ है। इसके बाद हैं, जिस पर मुकदमा चल रहा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होता है अभियुक्त। ऑप्शन कौन सा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है जलज का अर्थ क्या होता है? यानी जल में जन्म लेने वाला जलज हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है अंडज का अर्थ क्या होता है? तो अंडा में जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। 5वां चैप्टर है वर्तनी, यानी गलतियों को ढूंढने वाला। तो चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है ये बताना है। तो नेताजी को आज वहाँ जाना है, ये वाला आपका सही है। इसके बाद अगला है कि शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो यहाँ पे जो मेरे पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, ये आपका क्या है? तो ये आपका सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को बताना है। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है भाई? तो वाक्य नहीं, माफ करिएगा, शब्द की बात कर रहे हैं। तो दुर्व्यवस्था जो है आपका, ये आपका शुद्ध शब्द है। बाकी आपका अनिष्ट नहीं होता है, अनिष्ट होता है। उसके बाद आपका निरीक्षण गलती है, तदोपरांत गलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपसे साहित्यिक कैसे लिखेंगे? तो साहित्यिक अगर लिखना होगा तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध बताना है, अशुद्ध कौन सा है? तो यहाँ पे जो अशुद्ध है ये है मैंने हस्ताक्षर कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे हस्ताक्षर गलत लिखा हुआ है। सो ऑप्शन कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सवाल होता है, ऐसे सवाल एक भी नहीं होते हैं जो कि आपको लगेगा कि मैं इसको कर ही नहीं सकता हूँ, कैसे करूँ नहीं करूँ। इस तरह की कोई भी सवाल नहीं होता है। सो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप एक बार जो है अच्छे से मैराथन कर लीजिए, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा हिंदी, फिर आपको दोबारा जीवन में देखना नहीं पड़ेगा। इसके बाद है 65 के अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो विष्णु के अनेकों नाम है, ये गलत है आपका। एक से बनता है अनेक, एक होता है आपका एक वचन और अनेक होता है आपका बहुवचन। अब बहुवचन का बहुवचन थोड़ी ना बनाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका
गलत है, जो कि आंसर हमारे लिए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द है आपका वैमनस्य, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द को बताना है, तो परिणति आपका क्या है? सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किसका मिलेगा? तो आपका वयस्क जो लिखा हुआ ये आपका क्या है? सही वर्तनी है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, तो ऑप्शन कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्न में से सही वर्तनी की दृष्टि से गलत वाला बताना है, तो गलत वाला अगर देखें तो निवृत्ति गलत है आपका, यहाँ पे क्या आएगा? तो निवृत्ति अशुद्ध है और यहाँ पे हर शिकार की मात्रा आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पे शुद्ध है वह शाम यानी सायंकाल घूमने जाता है, तो ऑप्शन कौन सा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है? तो प्रकृति है, पुनर्जन्म है, भर्त्सना है, बलिष्ठ है, ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो इसकी अगर बात करूँ तो यह आपका विष्णु के अनेकों नाम हैं, तो देखिए यही अनेक वर्ड को पकड़ लीजिए, बड़ी इसको क्या करता है? रिपीट करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाला बताना है, तो यहाँ पे आपका रचयिता जो है ये आपका सही सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध है आपका अमावस्या, ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दे रखा है। अमावस्या के अंदर तालव्य स नहीं आता है, दंत श आता है, आप ध्यान रखिएगा। आगे है कि सही कथन बताना है, कौन सा है? तो चीनी पानी में घुलनशील है, यही आपका क्या है? सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन से हैं? तो भक्तों की मंडली जा रही थी, ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, और यहाँ पे आपका क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी चंद्र बिंदु देना पड़ेगा भक्तों में, और बाकी सब क्या है? तो बाकी सब ठीक है। आगे देखते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। शुद्ध वाक्य को वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप जो है बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं या बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, एक बार आप जब आप पूरी तरह से सिलेबस को कवर कर जाएंगे और जितने सवाल पूछे गए उन सभी को कवर कर जाएंगे, तो आपका जो है एक कॉन्फिडेंस जग जाएगा और फिर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको अलग तरीके से तैयारी कराता हूँ, ताकि आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओ, आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ, क्योंकि बिहार पुलिस के अंदर तो मेन चीज़ तो है सबसे पहले कि एग्ज़ाम क्लियर करना, जबकि बिहार दरोगा के अंदर एग्ज़ाम क्लियर करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। इसके बाद है, बालक ने रोटी खाई, तो इस यहाँ पे जो है आपको क्या बताना है? रेखांकित शब्द का परिचय बताना है कि इसमें क्या है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बालक जो है ये आपका एक वचन है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आपका अगर देखूँ तो रोटी यानी कर्ता हो गया, यानी कर्म हो गया, बालक आपका कर्ता हो गया, और खाना जो है ये आपका अकर्मक क्रिया हो गया, माफ़ करिएगा सकर्मक क्रिया हो गया, क्योंकि सकर्मक क्रिया है और इसके साथ जो है कर्ता यानी कर्म आता है, यानी ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या? ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि गुरु शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो गुरु शब्द का जो है गुरु आइन हो जाएगा, आइन प्रत्यय जब आप इसमें लगाएंगे तो गुरु आइन हो जाएगा। इसी तरह बनता है आपका ठाकुर से ठाकुराइन बनता है, पंडित से पंडिताइन, जेठ से जेठाइन, योगिन से योगिनी बनता है। इसके बाद है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यानी पुल्लिंग होगा तब, तो यहाँ पे दिन जो है, दिन आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, दाल का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो दाल का बहुवचन जो हो जाएगा वो हो जाएगा दालें, ऑप्शन कौन सा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो वस्तु का बहुवचन हो जाएगा वस्तुएं। कितनी बार नहीं पूछा गया आपके एग्जाम में, आप हमें बताइए। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आज के बाद हिंदी पढ़ने के बाद आपको कभी जीवन में दोबारा हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप जो है इस मैराथन को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। एक बार में अगर नहीं होता तो दोबारा से कीजिए और फिर आप हिंदी को भूल जाइए। हिंदी आपको जो है सिक्योर कर देगा आपके सारे के सारे मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है में पर। ऑप्शन कहाँ पे है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। से जो होता है आपका, ये होता है आपका करण कारक और अपादान कारक दोनों का होता है। का के की जो होता है आपका कौन सा? संबंध का होता है।
के लिए किसका होता है, तो ये आपका संप्रदान कारक का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो कवित्री हो जाएगा। अब यहाँ पे कवित्री कौन सा होगा, तो कवित्री हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में। ये बड़ा रॉल है, ये आपसे पूछा जाता है, एसएससी जीडी में भी भर भर के सवाल पूछे जाते हैं कि इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा। नदी शब्द का जो है पुल्लिंग शब्द बताना है कि नदी का पुल्लिंग क्या होगा, तो नदी का पुल्लिंग होता है नद, तो नद नदी हो गया आपका ऑप्शन ए। 8वां चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर क्या है, तो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित हैं। तो नि उपसर्ग से बनने वाला सही समूह को पहचानना है, तो निरोध हो जाएगा, निवारण हो जाएगा, नियुक्त हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर उपसर्ग में के बारे में कौन सा सही नहीं है, उपसर्ग जो होते हैं वो आगे लगते हैं शब्द के, ध्यान रखना है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, सही बात है, शब्द के अंत में नहीं जुड़ते हैं, ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द जो होगा वो आपका क्या होगा कि पहले कुछ और यूज होता था लेकिन अब जो है कुछ और यूज होता है, तो तद्भव है आपका अंडी। ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तद्भव और तत्सम, अनाज का तत्सम होता है अन्न, आंत का होता है आंत्र, और अंगूठा का होता है अंगुष्ठ। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विशेषण में जहरीला हो जाएगा। सिंपल सवाल है, इसमें तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उद्धटन शब्द किसका तत्सम रूप है, तो ये है आपका उबटन का। ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द जो है आपके यहाँ पे दीठी हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दीठी जो होता है दृष्टि कहते हैं इसको तत्सम में। इसके बाद है कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम शब्द जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मत्स्य। ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव क्या होगा, तो भद्र का हो जाएगा भला। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर है तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तो तोपची में आपका ची प्रत्यय लगा हुआ है, यानी तोप प्लस में ची। अगर आपका संधि विच्छेद बहुत बढ़िया है तो आप जो है इसको प्रत्यय को उपसर्ग को ऐसे ही उड़ा दीजिएगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे है परिमाप में कौन सा उपसर्ग लगा है, यानी आगे क्या है, तो परी जोड़ माप, तो परी लगा हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है आपका बादल का तत्सम क्या होगा, तो बादल का तत्सम हो जाता है आपका वारिद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यानी जिसमें उपसर्ग नहीं लगे होते हैं, केवल अकेला होता है, तो यानी मूल शब्द कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपका हो गया सुखी, जो है आपका यहाँ पे कौन सा शब्द है, मूल शब्द हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है आपका कि अध्यापिका में प्रत्यय कौन सा लगा है, यानी पीछे में क्या लगा हुआ है आपको ये बताना है। अध्यापक जोड़ इका, इका है आपका कहाँ पे, डी में है। ऑप्शन आपका कौन सा, तो डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम हो जाएगा आपका कौन सा, तो एला हो जाता है आपका तत्सम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो मर्म मुह जो है आपका क्या है, तो ये है आपका तत्सम शब्द है, माफ करेगा तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको तत्सम कहते हैं। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी तत्सम शब्द उसको कहते हैं जो संस्कृत और हिंदी दोनों में समान रूप से यूज किए जाते हैं, उसको तत्सम कहते हैं। जबकि तद्भव में क्या होता था कि संस्कृत में जो यूज होता था हिंदी में कुछ और यूज होने लगा, तो उसको तद्भव बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपसे कि चैप्टर है आपका संज्ञा से बने शब्द, यानी संज्ञा से विशेषण। तो यहाँ पे पहला सवाल है समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, तो यहाँ पे सीता और सावित्री का प्रयोग जो हुआ है इसके बारे में बताना है। तो सीता सावित्री यहाँ पे जो है आपका जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, तो जातिवाचक संज्ञा का जो है व्यक्तिवाचक के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यह लड़की बहुत सुंदर है, हाय हाय हाय, मन में एकदम लड्डू फूल रहा होगा। वाक्य में लड़की शब्द क्या है, तो लड़की शब्द जो है आपका यहाँ पे क्या है, तो ये पद हैं। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सा है, तो जातिवाचक संज्ञा का जो समूह है इसमें लड़का है, नगर है, कार है,
ये सब के सब क्या है, जातिवाचक है। बाकी ऑप्शन में देखिएगा तो जातिवाचक नहीं है। इसके बाद अगला है आपका कि इनमें से संज्ञा शब्द बताना है। तो संज्ञा शब्द है आपका माधुर्य, जिसके अंदर आपका क्या है तो भाववाचक संज्ञा है, और यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया, आपसे भाववाचक संज्ञा ही पूछा गया है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है आपका कौन सा? तो बी, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। यानी चाय पीकर, खाना खाकर, कर वर्ड जिसमें आएगा, इस तरह के जो वाक्य होंगे उसमें आपका पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो यहाँ पे आपका कौन सा क्रिया विशेषण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। मैं डांट नहीं रहा हूँ आपको, सवाल पढ़ रहा हूँ। तो रेखांकित शब्द का क्रिया विशेषण किस प्रकार का है? तो इसके अंदर जो है रीतिवाचक आपका क्रिया विशेषण है। अगला शब्द देखते हैं, यह घर मेरा है वह तुम्हारा है। रेखांकित शब्द क्या है? तो इसके अंदर जो रेखांकित शब्द हैं और कोई शब्द ही रेखांकित नहीं है, तो यहाँ पे आपका सर्वनामिक विशेषण है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अग्नि का विशेषण शब्द क्या होगा? तो अग्नि का हो जाएगा आग्नेय, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? बड़ा ही सिंपल है, तो सांस्कृतिक हो जाएगा। इसके बाद है चाचा शब्द से विशेषण क्या बनेगा? तो इससे बनेगा आपका चचेरा। फिर है आपका कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का चयन कीजिए। आपको पता है कि जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो अगर यहाँ पे बात करें कर्मवाच्य की तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण की अगर मैं बात करूँ तो धीरे धीरे, ये आपका क्या है तो क्रिया विशेषण है। राम खेल रहे, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो राम खेल रहा, यानी खेलना क्रिया है, लेकिन अब ये अकर्मक है या सकर्मक है? तो ये अकर्मक है, क्योंकि खेलना शब्द के साथ कभी भी आपका जो है ऑब्जेक्ट नहीं आता, यानी आपका जो है कर्म नहीं आता है। तो इसीलिए खेलना, नहाना, हंसना, रोना, इन सभी साथ में क्या नहीं आता है? तो आपका कर्म नहीं आता, इसलिए आपका ये आपका क्या हो जाएगा, माफ करिएगा, यहाँ पे आपका आंसर तो ए हो जाएगा। यह आपका सकर्मक है, क्योंकि राम खेल रहा है, तो खेलना शब्द के साथ में आपका जो है कर्म आता है। जैसे राम क्या खेल रहा है, कुछ ना कुछ तो रिप्लाई मिलेगा, तो यहाँ पे आपका सकर्मक हो जाएगा। यानी जिस क्रिया के साथ में कर्म भी आता है तो वो आपका सकर्मक, जैसे खेलना हो गया, खाना हो गया, ये सभी आपका पढ़ना हो गया, लिखना हो गया। अगर मैं ऐसा कहूँ कि राम दौड़ता है, तो अब आप क्या कहेंगे? राम क्या दौड़ता है? क्या कोई रिप्लाई मिलेगा? क्या कर्म इसके साथ आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फिर आपका दौड़ना, हंसना, रोना, ये सब जो है आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू 1 घंटे 1.5 घंटे तक रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसी कारण कई बार क्या होता है कि मैं बोलने में स्लिप कर जाता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक बताना है, तो मिठास हो जाएगा आपका भाववाचक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो 2 किलो घी, 2 हो गया आपका परिमाणवाचक, तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, आप कौन सा सर्वनाम है? आपके बारे में बताना है कि ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम आप हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक जो है आपका झरना, ये आपका समूहवाचक नहीं है, जबकि सभा, सेना, वर्ग, बाजार, ये सब के शब्द क्या हैं? तो आपका समूहवाचक होते हैं। इसके अलावा झुंड, मेला, परिवार, दल, ये सब के शब्द क्या होते हैं? आपका समूहवाचक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पढ़ेगा वह पास करेगा, तो इसमें कौन सा विशेषण है ये बताना है। तो इसके अंदर जो है सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शैशव शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो शैशव के अंदर आपका है भाववाचक संज्ञा है। फिर है पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? मैं पढ़ता हूँ, तो आप कहेंगे क्या पढ़ते हो? तो कुछ ना कुछ तो रिप्लाई आएगा, यानी ऑब्जेक्ट तो पढ़ना के साथ में आएगा।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर ये आपका जो है सकर्मक कहलाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो फिर सकर्मक कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक है आपका कौन। जैसे दरवाजे पर कौन है, तो प्रश्नवाचक करते हैं यानी प्रश्न करते हैं। आगे देखते हैं, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जिनमें से प्रश्न पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम को दिखाता है। तो यह है आपका ऑप्शन बी, यह कौन है। ठीक है, तो ये आपका निश्चयवाचक यानी किसी न किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में मैं दिखा के कह रहा हूँ कि ये है कौन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, प्रविशेषण क्या बताता है। तो प्रविशेषण जो है विशेषण की विशेषता को बताता है, वो है आपका प्रविशेषण। इसके बाद है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा शब्द सही नहीं है। तो यह है आपका प्रांत, प्रांतिक शब्द जो है ये आपका सही नहीं है। इनमें से अव्यय कौन है। तो अव्यय जो है ये आपका है धीरे धीरे, ये है आपका अव्यय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका मांडवी। मांडवी जो है किसी व्यक्ति का नाम है शायद, तो फिर ये आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक में आता है। तो हरियाली, हरियाली जो है उसको फील करते हैं, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका लकड़ा यानी लड़का से लकड़ापन, लड़का से लड़कपन। बस बोलने में स्लिप कर रहा हूँ, इतना देर से वीडियो शूट कर रहा हूँ इस कारण से। इसके बाद है, निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो ये है आपका वह रोने लगा। ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो इनमें से है आपका टोटल कितना, तो ये है आपका टोटल 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं अकर्मक कहते हैं, और जिसका फल जो है कर्म पर पड़े उसको सकर्मक कहते हैं। अगला सवाल है, सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि यह मेरी है, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। अगला चैप्टर हम लोग आ चुके हैं पर्यायवाची शब्द के ऊपर, और पहला सवाल है कि व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय कौन है। तो इसका हो जाएगा व्यवहार का आचार और मत का हो जाता है विचार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। तो हंस का पर्यायवाची होता है मराल। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्न में से कौन से समूह कमल के पर्यायवाची हैं। तो कमल के पर्यायवाची होता है आपका सरोज, पंकज, अरविंद। तो ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसको जलज कहते हैं, वारिज कहते हैं, सतदल कहते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ क्या होता है, यानी कालिंदी का अर्थ क्या होता है। तो कालिंदी अर्थ होता है यमुना, यमुना को ही कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कि समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची शब्द हैं। तो रात को कहते हैं रजनी कहते हैं, रात्रि कहते हैं, धारा तो धरती को कहते हैं। तो ऑप्शन अगर आप डी देखेंगे तो रात्रि, रजनी, निशा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। किस समूह में बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो बादल के होते हैं वारिद, नीरद, पयोद, इसको कहते हैं बादल के पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसके बाद है ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ईश्वर का होता है नियंता, सृजनहार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ईश, परमेश्वर, जगदीश, दीनानाथ, ये सब कुछ इन्हीं का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। तो एक कल, कल का बहुत सारे मीनिंग होता है। एक तो आने वाला कल होता है, एक आपका बीता हुआ कल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित शब्द में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो प्रेम का कौन सा नहीं है, घृणा। बाकी प्रणय, प्रीति, अनुराग, ये सब कुछ जो है प्रेम का ही पर्यायवाची शब्द हैं। आगम शब्द के अनेकार्थी शब्द कौन से हैं। आगम का है आपका आना, यानी आगम का मतलब होता है आना, और गम का मतलब होता है जाना। तो आगम का पर्यायवाची हो गया आना, ज्ञान, शास्त्र। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कलानाथ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
जबकि ऋतुराज, मधुमास, कुसुमाकर ये सब के सब बसंत के पर्याय हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मेदिनी, इसका पर्याय शब्द नहीं होता है। नाव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो तड़ाग हो जाएगा आपका। तड़ाग जो है नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तड़ाग जो होता है तालाब को बोलते हैं। इसके बाद है कि समूह में देवता के पर्यायवाची शब्द हैं, तो देवता को कहते हैं देव, सुर, जबकि असुर कहते हैं राक्षस को। अमर, ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कि समूह के सभी गति के पर्यायवाची शब्द हैं या अनेकार्थक शब्द हैं, तो ये हो जाएगा आपका चाल, हालत, मोक्ष, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लता का पर्याय शब्द नहीं है, तो ये हो जाएगा भेक, जो कि लता का नहीं है। वैली, प्रतान, वल्ली, ये सब आपका लता का पर्याय है। शोभा का पर्याय बताना है, तो शोभा का हो जाता है सुषमा, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बिजली का पर्याय कौन सा नहीं है, तो बिजली का पर्याय की अगर मैं बात करूँ तो ये सहायक नहीं होता, जबकि दामिनी, चपला, तड़ी, चंचला ये सब के शब्द जो हैं बिजली के पर्याय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्याय नहीं है, अर्जुन का पर्याय जो है सूतपुत्र नहीं होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। महाभारत अगर आपने देखा है तो आप इसको ईजिली बता सकते हैं, ये आपका कर्ण का होता है पर्याय, जबकि आपका गुडाकेश, कौंतेय, सभ्यसाची ये सब के सब होते हैं अर्जुन का। सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश अनेकार्थी शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है, तो इसके लिए है आपका कनक। कनक का मतलब होता है आपका सोना। आगे है आपका, आपने एक कविता भी पढ़ा होगा क्लास 10 का या क्लास 9 का था, कनक कनक ऐसा ही कुछ था। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पंडित का पर्याय है, तो पंडित का हो जाएगा आपका कोविद, मनीषी, प्राग, विचक्षण, ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। सभ्यसाची, ये अभी हम लोगों ने देखा, ये अर्जुन का क्या है, तो पर्याय है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी को कहते हैं धनंजय, पार्थ, गुडाकेश, बृहनल्ला, सभ्यसाची, गांडीवधारी, ये सब के सब इन्हीं के नाम हैं। इसके बाद है द्विज, इनमें से किसका पर्याय शब्द नहीं है, तो द्विज का पर्याय जो है आपका बादल नहीं हो जाएगा। द्विज मतलब होता है आपका, इसका पर्याय कह सकते हैं ब्राह्मण है, पक्षी है, चंद्रमा, दांत, इसके अलावा आपका जो है गणेश। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि पत्थर का पर्याय कौन सा है, तो पत्थर का पर्याय होता है पाषाण, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि अमित और अमित का श्रुति संविनार्थक शब्द को चुनना है। इस वाले अमित का मतलब होता है अत्यधिक, जबकि इस वाले अमित का मतलब होता है शत्रु। इसके बाद है पायोधी शब्द का पर्याय बताना है, तो पायोधी का हो जाता है समुद्र, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है परिधि का समानार्थी क्या है, तो परिधि का समानार्थी होता है परिमाप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची समानार्थी क्या होगा। तो इंद्र का अगर मैं बात करूं तो इनमें से जो फिलहाल है आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, सो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। पिनाकी जो होता है वो आपको पता है कि भगवान शिव का क्या था, भगवान शिव को कहते हैं। और उसके बाद पंचबान, मनोज, कामदेव का पर्यायवाची है। इंद्र के पर्यायवाची शब्द की अगर मैं बात करूं तो देवराज कहते हैं, पुरंदर, माधवा, देवपाली, सुरपति, देवेंद्र, वासव ये सभी कहते हैं। मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो मोर का हो जाता है आपका यहाँ पे सीखी, ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। मधुकर जो है आपका 80 GD में पूछा गया था, जब मैंने एग्जाम दे रखा तो उस टाइम मधुकर का मधुप होता है, उस टाइम हमें पूछा गया था। हालांकि ऑप्शन में जो दे रखा था वो मधुप दे रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्याय शब्द कौन सा होगा। नग के लिए हो जाता है आपका पर्वत, पर्वत का हो जाएगा शैल, नग, भूधर, पहाड़, गिरी, शिला, शिला का मतलब पत्थर हो जाता है। इसके बाद हैं विकल्पों में से अतुल के लिए पर्याय बताना है, तो अतुल के लिए जो पर्याय शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अद्वितीय, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्याय है, तो कमल का कहते हैं अरविंद, राजीव, पंकज, जलज, अंबुज, नीरज, ये सब के सब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विलोम शब्द, जो कि बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है आपका, और ये चैप्टर देखते ही आप जो है एकदम खुश हो जाते हैं, दिल खुश हो जाता है आपका। अब बिहार का कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं या फिर स्टेट कोई सा भी हो, अगर वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं तो हिंदी पूछा ही जाएगा।
तो चलिए आगे देखते हैं तो किस विकल्प में जो है आपका सही विलोम शब्द का जोड़ा लगा हुआ है। तो आपका यहाँ पे गौरव का उल्टा लाघव होता है, आदर का अनादर होता है, अनादर का आपका जो है आदर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे उन्मुख का क्या हो जाता है, उन्मुख का आपका जो है सम्मुख आपका दे रखा है जो कि सुमेलित नहीं है, इसका विमुख होता है, उन्मुख का उल्टा विमुख होता है। विफलता का उल्टा क्या होगा, तो विफलता का सफलता हो जाएगा, ऑप्शन बी। विद्वान का क्या हो जाएगा, तो विद्वान का हो जाएगा आपका मूर्ख, जबकि विद्वान का अगर आप स्त्रीलिंग रूप देखेंगे तो विदुषी हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है। अगला सवाल है पताल शब्द का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आकाश, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर है सुंदर का उल्टा, तो सुंदर का उल्टा हो जाता है बदसूरत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कौन सा विलोम शब्द अनुपयुक्त हैं, तो इसमें है आपका अंतर, अंतर का अंदर नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं अंदर का बाहर हो जाता है। फिर है आपका अमित, अमित का मैंने बताया था अर्थ क्या होता है, अमित का मैंने आपको अर्थ भी बताया था। और उल्टा शब्द जो यहाँ पे होता है इसका तो परिमित होता है, अमित का क्या हो जाता है परिमित, ठीक है। चलिए व्यक्त का विलोम शब्द बताना है, तो व्यक्त का विलोम शब्द हो जाएगा लुप्त यानी गायब, व्यक्त मतलब बताना दिखाना। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है, तो गौरव का हो जाएगा आपका लाघव, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चेतन का जड़ हो जाएगा लघु का दीर्घ, लाघव का गौरव, वीर का कायर। प्रवृत्ति का विलोम शब्द बताना है, तो इसका प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाएगा। 2 से 4 बार आपको पढ़ना है, फिर आपको कभी जीवन में इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अवर का प्रवर, पूरित का अपूरित हो जाएगा। मर्त का विलोम शब्द बताना है, तो मर्त का हो जाता है अमर, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उद्धत का विनीत हो जाएगा। फिर है आपका सही विकल्प कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आहार का भोजन, ये दोनों के दोनों क्या है पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, ना कि उल्टा शब्द है। तो आहार का निराहार होता है, बाकी सबके सब क्या है विकल्प सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आकर्षण का विलोम क्या होगा, तो आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा या फिर प्रतिकर्षण हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल क्या है कि किस समूह में सही विकल्प विलोम शब्द का है, तो तीव्र का क्या हो जाता है, तो मंद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से चिर का विलोम शब्द क्या होगा, तो चिर का नवीन हो जाएगा। चिर मतलब पुराना होता है। जड़ का चेतन, स्थिर का अस्थिर, अचल का चल, चिर का नवीन हो गया। आह्वान का विपरीतार्थक क्या होगा, तो इसका हो जाता है विसर्जन, ऑप्शन कौन सा, तो सी। फिर आपका समास का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये होता है व्यास, समास का हो जाता है व्यास, ऑप्शन आपका सी। वृद्धि का विलोम क्या होगा, तो वृद्धि का क्या हो जाएगा आपका 6। इसके बाद है उत्थान का, उत्थान का हो जाएगा पतन, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अवनयन का उन्नयन, उत्कर्ष का अपकर्ष, अवनत का उन्नत। निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ का विलोम शब्द बताना है, तो ज्येष्ठ का हो जाएगा आपका कनिष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा हो गया, कनिष्ठ का मतलब छोटा हो गया। कृपन का विलोम शब्द बताना है, तो कृपन का विलोम होता है दाता, यानी कृपन मतलब होता है कंजूस, और दाता का मतलब होता है देने वाला यानी दान करने वाला। साधु का पाखंडी, तम का प्रकाश, तम का मतलब अंधेरा होता है। सज्जन का प्रयोग क्या होगा, सज्जन का विपरीत क्या होगा, तो सज्जन का विपरीत हो जाता है दुर्जन। इसके बाद है अगला जो चैप्टर आने वाला है वो है रचना एवं रचनाकार से बहुत अच्छा खासा सवाल बन जाते हैं, तो चलिए इसको भी हम लोग निपटा ही देते हैं। तो यहाँ पे है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है नामवर सिंह, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत माता, इसके लेखक कौन है, तो भारत माता के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन से हैं, तो इन दोनों ऑप्शन में से तो कोई नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा मेरा ईश्वर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है, तो लज्जा पुस्तक के लेखक है तस्लीमा नसरीन। बहुत बार रेलवे में पूछा जाता है, एकदम फेमस सवाल है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कामायनी, कामायनी के जो लेखक ये हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे हैं कि हिरोशिमा पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो क्लास 10 के बुक से हैं, आपको बिल्कुल पता है। तो ये है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय, ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक कौन सी हैं, तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो हो जाएगा लाल पान की बेगम, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा।
सूखी नदी का पुल, ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद उसने कहा था, ये है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। घनानंद की रचनाएं किस भाषा में हैं, तो यह आपका ब्रज भाषा के अंदर हैं घनानंद की रचनाएं। अगला है मेरी जेल डायरी, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि बसो मेरे नैनन में नन्नलाल काव्य में पंक्ति किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये पंक्ति है मीराबाई के द्वारा, जो कि भक्ति काल की कवित्री रही है। इसके बाद अगला है काल तुझसे होड़ है मेरी, कविता के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सिंपल है बाशे बैंड बाशे वी.एस. नायपाल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर है संस्कृत व्याकरण का पिता किसको कहा जाता है, तो इसका पिता कहा जाता है पाणिनि को। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला सवाल कि एक कहानी यह हुई, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका यामा से। यामा जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित हैं। हमारी नींद, यह है वीरन डंगवाल। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित हैं, तो ये हैं आपके साहित्य से संबंधित हैं, जो कि मिथिला क्षेत्र के थे। मीराबाई किस काल की कवित्री थी, तो ये भक्ति काल की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा, ये लिखा आपका कौशल्या बैसंत्री का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मीराबाई किस काल की थी, तो मीराबाई भक्ति काल की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा माधुर्य भाव की थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कवि विद्यापति की रचना कीर्ति लता की भाषा क्या थी, तो इसकी जो भाषा थी वो थी अवहट्ट। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला सवाल, निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य किसका है, तो यह है आपका रघुवीर सहाय का। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा राइट। एक दीक्षांत भाषण नामक रचयिता के इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है हरिशंकर परशाई। इसके बाद है छायावादी युग के कवि कौन है, तो यह है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है, तो यह है पथिक। इसके अलावा पंचवटी, भारत भारती, साकेत, ये सब के सब जो हैं आपका मैथिली शरण गुप्त की है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है, तो प्रेमचंद की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी हो जाएगा रंगभूमि, जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कबीर दास के पदों का संग्रह क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं बीजक। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कवितावली तुलसीदास का, सुरसागर सूरदास का, पदावली विद्यापति का। उसके बाद है सूचना का संग्रह किससे संबंधित होता है, तो ये होता है आपका चतुर्थ क्रियाकलाप से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति की किस सुविधा की रचना है, तो ये रचना है आपका रिपोर्ट ताज का। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से प्रमुख बहुलवादी कौन है, तो बहुलवादी है आपका लिंडसे और मैटलैंड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका अगला सवाल, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपर्युक्त पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से लिया गया है, यह है यशोधरा से लिया गया है। और आप इसको जब पढ़ेंगे तो ऐसा आपको महसूस होगा कि ये भगवान कृष्ण के लिए लिखा गया है। सो आप इसको ईजिली आप आंसर कर पाएंगे। इसके बाद है कविता की परख, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। जायसी ये किनकी महाकाव्य है, तो यह आपका मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो है ये आपका पद्मावत लिखा गया है इनके द्वारा। इसके बाद है हंसावली, ये आपका किनके द्वारा, तो नागेंद्र आशादूत, मृगावती, कोतुबन और मधुमालती मंजनमयी के द्वारा। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति किनके द्वारा रचित है, तो ये एक उपन्यास है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी भूषण कवि की रचना नहीं है, तो यह है आपका कुशल विकास। ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सी है, ये है वेणु संहार। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है शमशेर बहादुर सिंह आगे के कौन से सप्तक कवि हैं, तो यह आपका दूसरा सप्तक कवि है। ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है, तो यह है आपका कृषि दासता का उदय।
इसके बाद है मेरी वियतनाम यात्रा। इनकी विधा क्या है, तो ये है आपका संस्मरण है एक प्रकार का, यानी यादगार है यात्रा का। शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है, तो ये किया हुआ है आवारा मसीहा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मजदूर वर्ग दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है, तो ये हुआ है तोड़ती पत्थर। तो ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है लेकिन दरवाजा, ये उपन्यास है किनका, तो ये है पंकज वशिष्ठ का। आपको जब मैंने एस के झा सर का मैराथन कराया हुआ था बुक से 41+ वाले का, उन बुक के अंदर ये सभी के सभी तमाम सवाल हैं। आप याद करिए, अगर आपने मैराथन किया है तो क्या ये सभी के सभी सवाल थे या नहीं थे। और अब आपको मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, तो आपको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा आपके अंदर, जो कि आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर बूस्ट करेगा। इसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है, तो छायावादी युग का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कैसे याद रखना है, तो सूर्यकांत यानी सूर्य जब उगता है तो आपको क्या चाहिए, छाया चाहिए, हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, तो यहाँ आपका बादलों के पार, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित हैं, तो यह है झांसी की रानी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित हैं। इनका अपने फेमस जो कविता पढ़ा हुआ है, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग खेली थी वो नाना के संग। ये वाला जो पोयम था आपने क्लास 6 के अंदर पढ़ा है, और इसी पोयम के नाम से आप इन्हें काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, जिस कविता के अंदर पूरा का पूरा जो है वीर रस भरा हुआ है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपके रग रग में जो है खून एकदम उबलने लगता है, एकदम उत्साह, मतलब क्रांतिकारी वाला माहौल बन जाता है आपके अंदर। इसके बाद अगला सवाल है आगे की अरे यायावर रहेगा याद किस विधा से संबंधित हैं, तो ये जो विधा है इनके लिए ये है आपका यात्रा वृत्तांत है आपका। तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसा ये टाइटल आप जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है यात्रा के दौरान लिखा गया जो कहानी है वो है, तो यात्रा वृत्तांत हो गया। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं कि संप्रभुता के लिए बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानना है, तो ये प्रवर्तक है आपका लास्की और वाकर। ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा नागार्जुन। ऑप्शन कौन सा, तो सी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ध्यान घनानंद की नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रास पीयूष निधि। ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कपाल कुंडला के लेखक कौन है, तो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और इन्होंने ही हमारे देश का वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रगीत उनको लिखा हुआ है, जबकि राष्ट्रगान जन गण मन इनको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम को गाने में जो उचित समय लगना चाहिए वो कितने का है, तो 65 सेकंड का है, जबकि राष्ट्रगान जनमन को गाने में 52 सेकंड लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मणि मेखलाई किस भाषा का महाकाव्य है, तो इसकी बात करूँ तो ये तमिल भाषा का है मणि मेखलाई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है, तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा कामायनी, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं, तो ये कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आंखों देखा गदर इसकी विधा क्या है, तो इसकी विधा है जीवनी है ये। ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख ये किस प्रकार की निबंध हैं, तो ये है आपका जो है समीक्षात्मक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राम तजु पे गुरु ना विचारू राम के सम हरि को ना निहारू। उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है, तो गुरु को दिया गया है महत्व यहाँ पे। तो अगर आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख का निबंध का मूल भाव क्या है, तो कविता का मूल्यांकन करना है मूल भाव। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है मुंशी प्रेमचंद को। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इनका प्रमुख उपन्यास की अगर मैं बात करूँ तो हैं वरदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, ये सब के सब।
वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कृष्ण हो जाएगा। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, आप हमारे लिए छोटा सा काम तो कर ही सकते हो। ये आपके द्वारा दी गई छोटी छोटी जो खुशी है ये हमें मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करता हूं। तो इसीलिए आप अपने मन से बिना कहे जो है लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और एक बार हमारे लिए शेयर भी कर दिया करो। ये छोटा सा फैमिली है और आपका ही जिम्मेवारी है कि इस फैमिली को धीरे धीरे बड़ा करना है। तो सवाल है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा रचित हैं? तो ऑप्शन की बात करूं तो सी राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल। ऑप्शन कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो ये हैं सोमदेव। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, इसको याद रखना कैसे? तो कथा किनकी हो रही है? तो सोमदेव की हो रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कौन सा है? तो ये कह रहा है आपके निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। बड़ा ही सिंपल सवाल है। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सबके सब आपका दरोगा के अंदर पूछा गया है। इसके बाद है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक है आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो है इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय इन्होंने ये पुस्तक लिखा हुआ था, हिंद स्वराज। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। आप जब दरोगा के पेपर को देंगे तो वहाँ पे आपको जो है अपठित गद्यांश भी देखने को मिलेगा। सो 12वां चैप्टर जो हमारे हैं वो है हिंदी का अपठित गद्यांश। सो यहाँ पे गद्यांश को जो है आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा और मैं PDF भी दे दूंगा, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपका आंसर पे चलता हूँ। कह रहे शोकाकुल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो शोकाकुल का सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा शोक प्लस आकुल। ऑप्शन कौन सा? यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। यानी शोक प्लस आकुल का मतलब हो गया दुख से घिरा हुआ। इसके अंदर क्या है? तो दीर्घ संधि है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अगला सवाल कि लिच्छवियों को भिक्षा पात्र स्मृति देने के पीछे का कारण क्या था? तो आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लिच्छवियों के प्रति स्नेह भाव था। उसके बाद है तथागत का समानार्थी बताना है। तो तथागत का समानार्थी हो जाएगा, किनको कहते हैं? बुद्ध को। इसके बाद तथागत अपने शरीर को अधिक जलाने के पक्ष में क्यों नहीं थे? क्योंकि तथागत निर्वाण प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए वो शरीर को नहीं ढोना चाहते थे, शरीर का त्याग करना चाहते थे। तथागत और आनंद के बीच में कैसा रिश्ता था? तो ये रिश्ता था गुरु और शिष्य का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो गद्यांश दोबारा से, ये दूसरा गद्यांश है, आप इसको पढ़िए और मैं आपको PDF दे देता हूँ। PDF का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको क्या करना है? तो आपको मेरे टेलीग्राम पे चले जाना है, वहाँ पे आपको PDF डायरेक्टली मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूँ। फिर आप वहाँ से गद्यांश निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे सवाल है कि क्रोध का विकराल रूप कौन सा होता है? तो ये होता है जुनून। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको हिंदी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैंने आपको जो है इसीलिए चैप्टर वाइज कराया और प्रीवियस ईयर कराया। अब आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा होता है? तो ये होता है क्रोध। इसके बाद है क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये अपने ऊपर हो जाएगा। अगला है कि क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका क्या है? तो वह दूसरों को क्षमा करना सीखे। इसके बाद है क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन से गुणों का बोध नहीं रहता है? तो मानवीय गुणों का बोध इसे नहीं रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगेन से आपको यहाँ पे दे रखा है गद्यांश, इसको आपको पढ़ना है और उसके बाद फिर क्या करना है? आंसर करना है। तो चलिए, जीवन के मूल्यों के बारे में क्या चीज़ें सत्य नहीं होता है? तो यहाँ आपका समाज का अधिकार। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। समाज में अमानवीय प्रवृत्तियों का बोलबाला कब हो जाता है? तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। जब हम अपनी कर्तव्यों की अपेक्षा अधिकारों पर बल देने लगते हैं तो अमानवीय प्रवृत्तियों का बोलबाला हो जाता है। अनास्था का विलोम शब्द पूछा है तो ये हो जाएगा आस्था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मनुष्य का अस्तित्व कब खतरे में पड़ सकता है? तो यह है आपका समाज का अस्तित्व समाप्त होने पर क्या हो जाएगा? मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। किसी भी मनुष्य के लिए जो है समाज का बहुत बड़ा अहम रोल होता है और अगर आपका समाज गंदा है तो याद रखिएगा कि जो आपका सामाजिकरण होगा, यानी आप जो समाज से सीखेंगे वो गंदी चीज़ों को ही सीखेंगे। इसीलिए
बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बच्चे या किसी भी मनुष्य के जीवन के लिए समाज का रोल। इसके बाद है अगला सवाल देखते हैं। पुरस्कार से संबंधित आपका ये चैप्टर है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया था? तो उर्वशी के लिए दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके कौन से उपन्यास के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था एक दीवार में खिड़की रहती थी, इसके लिए दिया गया था। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मोहन राकेश की कृति को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह आपका आषाढ़ का एक दिन इस कृति को इनको दिया गया था। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, यह है आपका बारीक बात। इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नावल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? ये बात आपका 2019 का है क्योंकि 19 में एग्जाम हुआ था, लेकिन वर्तमान में आपको जो है 2023 में जो दिया गया अवार्ड है नावल, उसको देख लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है जॉर्ज स्मिथ हो जाता है राइट आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो ये पैरासाइट को दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अब जो हिंदी के विविध के सवाल हैं और ये लास्ट चैप्टर है हमारा, और इसी बात पे अब जो है आप एक लाइक करके जाइए। बस 10 सवाल हैं इसमें, एक लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। उसके बाद हैं कि लपटे पोहूप पराग पटसनी स्वेद मकरंद, इस पद पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो इसके अंदर जो है अधिक पदत्व हैं। उसके बाद हैं समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। तो यहाँ पे रेखांकित पद किसका प्रतीक है? यानी समुद्र के बारे में पूछा है, तो यह आपका समाज का प्रतीक है समुद्र। आगे है आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे कही गई है? ये कही गई है अनुचरों से। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता। इस वाक्य में यानी एक ऐसा वाक्य है, ऐसा बताना है। यह आपका संकेतार्थक शब्द है, संकेतार्थक वाक्य है। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ वो सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में लिखिए। एक पेड़ में हमेशा होते हैं, क्या होते हैं भाई? एक पेड़ में हमेशा जो है जड़ होते हैं, चाहे उसमें पत्तियां रहे या ना रहे, शाखा रहे या ना रहे, डाल रहे, ये फल रहे या ना रहे, लेकिन जड़ जरूर होगा। अब कहेंगे भैया बिना पत्ती का पेड़ कैसे होगा? अरे होते हैं भाई, बसंत ऋतु में देखो तो पत्तियां गायब हो जाते हैं सब, तो क्या वो पेड़ नहीं है? जड़ होता तो है, जड़ हर किसी में होगा। तो ऑप्शन हमारे कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, किस प्रकार का वाक्य है ये? ये आपका मिला जुला वाक्य यानी संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? तो ये छंद है आपका मात्रिक छंद है। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए हो जाएगा राइट। अगला सवाल है निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? तो इसके अंदर जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर। फिर है आपका संकेतवाचक अव्यय का वाक्य कौन सा है? तो यह है आपका यह गिलास आधा भरा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा वर्ण है भाई जिसके अंदर हलंत का प्रयोग करते हैं? तो ये होता है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नीलकंठ जो शब्द हैं ये कैसा शब्द हैं? रूढ़ शब्द हैं, यौगिक हैं या फिर योग रूढ़ हैं? तो यह आपका योग रूढ़ शब्द, यानी नीलकंठ को जब आप तोड़ेंगे तो आपका कोई और शब्द ही मिलेगा। नीलकंठ बोलते हैं तो क्या आपके दिमाग में आता है? तो भगवान शंकर आता है दिमाग में, यानी विशेष शब्द कोई तीसरा शब्द आता है, अर्थ आता है। तो फिर यहाँ पे आ जाता है आपका ऐसे शब्दों को कहते हैं योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जबकि रूढ़ शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जो कि तोड़ा नहीं जा सकता, और यौगिक वैसे को कहते हैं जिनको तोड़ा जा सकता है और सार्थक अर्थ निकले। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा मैराथन है वो कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो है पूरा मैराथन को लगाया है। अब आपको ये बताना है कि आप में से कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कि ये कंप्लीट मैराथन को लगाया है।
अब एक एक करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर हम अगले मैराथन में। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और क्या हम इसे आगे कंटिन्यू करें या ना करें हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। और वर्दी का अगर जुनून है, चाहे वो आपका बिहार पुलिस का हो या फिर दरोगा का, तो फिर आप ज़रूर जो है हर एक मैराथन को हमारा कंप्लीट कीजिएगा। अब आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं भी है, आप अगर इस तरह से पढ़े हैं, हमारे साथ जुड़कर पढ़े हैं, तो आपका सिलेबस बहुत जल्द कवर हो जाएगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले मैराथन के अंदर।